नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करिए। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो उस चीज़ को पूरे डिटेल में जाके एनालाइज करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ एक चीज़ गड़बड़ दिख गई तो पूरी कंपनी गड़बड़ है। ऐसा हमारे वीडियो का बिल्कुल भी कहना नहीं है। मतलब बस इतना है कि अगर आपको कुछ कंपनी में पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी कहाँ से वीक है। अगर समझ लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया, कल को वही छोटा सा अगर उनका जो नेगेटिव पॉइंट है या फिर रेड फ्लैग है, अगर वही चीज हिट कर गई तो, और उसी ने अपना बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखा दिया तो कंपनी पे। इसलिए बोलते हैं कि जब भी इन्वेस्ट करो तो बहुत सारे क्वेश्चंस करो कंपनी से कि क्या ये समय जो सिचुएशन चल रही है उसमें सर्वाइव कर पा रहा है इनका बिजनेस, क्या उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है। हर एक चीज को ना आप एनालाइज करके तभी आप इन्वेस्ट किया करो। आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर में हम क्या बता रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो सबको पता होते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सब कुछ रूमर्स इतने होते हैं, न्यूज इतने होते हैं कि सबको पता होता है, लेकिन कुछ चीजें छुपी होती हैं। अब बस बात इतना है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है कंपनी के प्रॉफिट्स पे, कंपनी के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो पे, ये बस चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। बस उन चीजों को आपको ना वहां पे देखना है, उसे एनालाइज करना है और फिर आगे बढ़ के तब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। ये कंपनी के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये चीजें तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि कंपनी क्या कर रही होगी। ये तो एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन तो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, थोड़ा ये चीज देखेंगे कि अभी कौन कॉल हुआ, इनका रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया, वो भी देखेंगे। मैनेजमेंट इस समय क्या बता रहे हैं, इस समय कंपनी में इनकी क्या चीज चल रही है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़े इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, यानी कि इनके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे वो वीक है या स्ट्रॉन्ग, ये भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। लास्ट में हम यहाँ पे इनकी चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे कि चार्ट में आखिरकार चल क्या रहा है, क्या ये सही टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का या फिर थोड़ा हमें होल्ड कर जाना चाहिए। चलिए इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि कंपनी क्या कर रही है। ये जो IRB इंफ्रास्ट्रक्चरर है, इसका मेनली काम क्या है, रोड और हाईवेज के बिजनेस में है। इनका मेन काम यही है, रोड, हाईवेज। कंपनी का काम ब्रॉडली ना, जैसे कि आप समझ लिया हाईवे बनाना, हाईवे को ऑपरेट और मेंटेन करना, हाईवे से टोल कलेक्ट करना, BOT TOT प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी के थ्रू यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर असेट मैनेज करना। इसके अलावा एयरपोर्ट्स और रियल स्टेट जैसे बिजनेस भी करते हैं, लेकिन इनका रोड और हाईवेज ये कोर बिजनेस है। ये समझ में आ गया कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है। यहाँ पर इनका कोर बिजनेस रोड और हाईवेज बनाना है, ये इनका मेन काम है कंपनी का। अब थोड़ा हम क्या बात करेंगे आपको पता है। अब हम यहाँ पे ना इस चीज के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में, जो अभी रिसेंट में क्वार्टरली जो रिजल्ट आया उस पर ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि इनकी सोच क्या है अपने बिजनेस को लेकर, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने रिजल्ट्स को लेकर, आगे उनकी क्या कुछ यहाँ पे वो गाइडेंस दे रहे हैं अभी कि नहीं, वो भी चीज हम यहाँ पे जरूर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में समझना। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का अर्निंग कॉल हमारे सामने है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिजल्ट को समझेंगे कि रिजल्ट कैसा आया है। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है मात्र 0.4% से हुई है। ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है, ये जो ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर हो रहा है। अगर हम EBITDA में देखें कि EBITDA कितने परसेंट से ग्रो किया, तो 70% से ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखोगे तो 45% से ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 51% से ये ग्रोथ हुई है यहाँ पे। यानी रेवेन्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग ग्रो हुआ है। अब ऐसा मेनली इसलिए हुआ है कि कंपनी का जो हाई मार्जिन है, मतलब मार्जिन है इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और BOT बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, जिसके कारण ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू मिक्स, देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्या चेंजेस हुए हैं रेवेन्यू में, कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है ना। आपने देखा ना रेवेन्यू कितना फ्लैट था कंपनी का। अगर आप यहाँ पे इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखोगे तो आपको देखने मिलेगा ये जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी एंड रिलेटेड इनकम है वो यहाँ पे 87% से ग्रोथ कर रहा है। BOT सेगमेंट यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सेगमेंट यहाँ पे 14% से यहाँ ग्रो कर रहा है। अब कंस्ट्रक्शन एंड
यहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है। कितने परसेंट से? 21% से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी का बिजनेस ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन हैवी मॉडल से टोल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी हैवी मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वापस सुनना चाहिए। कंपनी का जो बिजनेस है ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन हैवी मॉडल से अभी टोल साइड हैवी मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मार्जिन रिलेटिवली यहाँ पे लो होते हैं, जबकि बीओटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी रिलेटेड इनकम का मार्जिन काफी बेटर है। इसलिए कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू गिरने के बावजूद ओवरऑल इबिडा यहाँ पे 17% से ग्रो हुआ है और मार्जिन भी यहाँ पे क्या हुए हैं? यहाँ पे मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। समझ में आ रहा है? कंपनी अपना जो पूरा बिजनेस है किस साइड शिफ्ट कर रहा है, उसने अपने सेगमेंट में कहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाया है, अब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे ये अपनी स्ट्रैटेजी ये कंपनी चेंज कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के टोल कलेक्शंस के बारे में, थोड़ा बात करते हैं कि ये कंपनी के लिए ना सबसे पॉजिटिव पॉइंट में से एक है कि 100% सब्सिडरीज की जो टोल कलेक्शन है, मतलब मुंबई टू पुणे हाईवे एक्सप्रेस हाईवे +19%, अहमदाबाद वडारा एक्सप्रेस +21% और ओवरऑल होल ओन पोर्टफोलियो उनका 13% से ग्रोथ हुआ है। मतलब जो उनका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी का जो एवरेज डेली टोल कलेक्शन है वो ₹9.2 करोड़ से लेके 13.35 करोड़ है। समझ आ रहा है? यानी अप्रोक्सीमेटली ये 45% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी के 100% जो सब्सिडरीज प्लस प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी को मिलाकर एवरेज डेली टोल कलेक्शन यहाँ पर 21 करोड़ से लेके 27 करोड़ हो रहा है। यानी ये जो चीज है यहाँ से ये 26% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। यानी मतलब से अगर हम इसको ना सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहे ना, सिंपल शब्दों में, तो ये जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, अगर ट्रैफिक बढ़ेगा टोल रेट बढ़ेंगे, नए असेट्स ऐड होंगे और टोल कलेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यहाँ से ये ग्रो हो रहा है। ये चीज समझ में आई? जिस तरह इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिफ्ट किया और अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ट्रैफिक बढ़ेगी टोल बढ़ेंगे, नए एसेट्स ऐड होंगे और इससे क्या होगा? टोल कलेक्शन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीजें यहाँ पे ग्रो होगी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक सेगमेंट के बारे में इनका पढ़ा कि ये पूरी तरह से कैसे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। ये चीज को तो आपने ध्यान दिया ना, बहुत जरूरी है। इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर हम नेक्स्ट आए देखें यहाँ पे, तो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी का जो कैश फ्लो इंजन है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिक्लेयर किया है और IRB की 51% होल्डिंग के हिसाब से कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 102 करोड़ मिलते हैं। लास्ट ईयर Q1 में ये सिर्फ मात्र 27 करोड़ था। मतलब अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 278% से ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम पब्लिक से देखें तो ये 19 करोड़ से 35 करोड़ हुआ है का ये जो एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 84 ग्रोथ हुआ है। 84% से ये ग्रो हुआ है। ये जो चीज़ है 84% से ग्रोथ हुआ है। और ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ ये कितने परसेंट से ग्रो हुई थी? 278% से ग्रोथ हुई थी यहाँ पे। तो आप ये समझिए, जो RBI का जो मॉडल है उसको समझने की कोशिश करिए। क्या है? असेट डेवलप करो, टोल रेवेन्यू जनरेट करो, उसके बाद मिच्योर एसेट को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी में मोनेटाइज करो, फिर कैश डिस्ट्रीब्यूशन लो और उस कैश को एक नए प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करो। ये है IRB का मॉडल। ये समझ में आया आपको? IRB का मॉडल समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा जो हमने आपसे कहा, ये देखिए। और ये बेसिकली ना कंपनी के एसेट रिसाइकल मॉडल है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना? क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस मॉडल को समझना और ये समझना कि कंपनी इस समय कर क्या रही है। जिस तरह इन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस दिखाया है, जिस तरह से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, वो चीज़ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो 4605 करोड़ का असेट ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। ये क्या का असेट जो ट्रांसफर हुआ है क्या है, इसको समझिए। ये जो IRB प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी ने
टू बीओटी हाईवे असेट को ट्रांसफर करने के लिए 4,605 करोड़ इंटरप्राइज वैल्यू का बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, सुनिए, ये कंपनी की जो BEST स्ट्रैटेजी का पार्ट है, यानी बीड, एग्जीक्यूट, स्टेबलाइज्ड और ट्रांसफर। मतलब प्रोजेक्ट एक्वायर करो, बिल्ड करो, मतलब एक्वायर कर लो तो बना लो, उससे हाईवे को ऑपरेशनल बनाओ, ट्रैफिक और कैश फ्लो स्टेबलाइज करो और मिच्योर असेट को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी में ट्रांसफर या मोनेटाइज करो, कैपिटल को नए प्रोजेक्ट में लगाओ। इसका बेनिफिट ये है कि कंपनी को बार बार स्पॉन्सर से फ्रेश इक्विटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ समझ में आ रही? कर क्या रहे हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए। सारी चीज़ों को ना अच्छे से सुनिए। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप रिटर्न पीछे जाइए और उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। और अगर आपको ये जो है आपको दिख रहा है PPT या PPT चाहिए, PDF चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, तो फिर हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। अब थोड़ा डेट के बारे में बात करते हैं, इधर कंपनी की डेट के बारे में। जो ये जो IRB ने मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस के लिए अराउंड 3,700 करोड़ का डेट रिफाइनेंस किया हुआ है। क्या क्या रीफाइनेंस किया हुआ है। इससे बोरोइंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 65 BPS कम हुई है। कंपनी को एनुअल इंटरेस्ट सेविंग अराउंड 25 करोड़ एक्सपेक्टेड है। और प्राइवेट, अगर हम प्राइवेटली देखें, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखें कि 6 SPVs का अप्रॉक्सीमेटली 11,000 करोड़ रीफाइनेंसिंग भी हुआ है। इससे बोरोइंग कॉस्ट अराउंड 160 BPS रिड्यूस हुई है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे जो सेविंग है वो अराउंड 180 करोड़ है। यानी कंपनी एक्टिवली डेट ऑप्टिमाइज, रीफाइनेंस और डीलेवरेज कर रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट का जो टारगेट है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2030 तक नेट डेट फ्री हो जाए। ये कंपनी का क्या है, टारगेट है। ये अपने को ना पूरी तरह से यहाँ पे कर्ज मुक्त करना चाहती है कंपनी 2030 तक। देखो ये गाइडेंस दे दिया ना, जब कंपनी यहाँ जब मैनेजमेंट बात करती है तो यही चीज़ है, आपको सुनना है हर एक चीज़ को धीरे धीरे कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है। जैसे मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला कि 2030 तक हम अपने आप को डेट फ्री करना चाहते हैं या फिर हम हो जाएंगे। ये उनका टारगेट है। किसका टारगेट है? कंपनी का टारगेट है। मैनेजमेंट बोल रही है कि ये चीज़ें हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। अब हम थोड़ा इसके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंस के बारे में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट अभी कम हुई या नहीं हुई, क्या बोल रहे हैं फाइनेंस के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे सुनते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड फाइनेंस कॉस्ट है वो 462 करोड़ से 438 करोड़ हो गया। लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में 37 करोड़ का वन टाइम एक्सपेंस था। अगर उसको एक्सक्लूड करें तो अंडरलाइंग फाइनेंस कॉस्ट 401 करोड़ है। यानी कंपेरेबल बेसिस पर इंटरेस्ट कॉस्ट में अराउंड 61 करोड़ की सेविंग हुई है। और ये जो है ना डायरेक्टली प्रॉफिट को सपोर्ट करता है। इसी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ यहाँ पे 0.4% होने के बावजूद पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नीचे का बॉटम लाइन होता है वो 51% से यहाँ ग्रो कर गया है। चीज़ें समझ में आई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे चीज़ें वो यहाँ किस लिए इतना ग्रो कर गया, क्योंकि यहाँ पे जो उनका बोलते हैं ना इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया यहाँ पे, जिसके वजह से चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट को सपोर्ट करने लगी। ठीक है, ये चीज़ों को समझिए आप। अगर हम इनके थोड़े ऑर्डर बुक के बारे में बात करें कंपनी के, तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है ना वो 44,100 करोड़ का है। इसमें EPC ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 1,700 करोड़ का है। और Q1 में कंपनी ने कोई मेजर न्यू ऑर्डर नहीं जीता है। समझ आया? इस क्वार्टर में उन्होंने कोई, क्वार्टर 3 महीने का होता है, एक जनवरी फरवरी मार्च और दूसरा अप्रैल मई जून। अब ये जो है ना अप्रैल मई जून, इसमें ना इन्होंने कोई बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं जीता है, नया ऑर्डर इनको नहीं मिला। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि Q2 और 4 में ऑर्डर इनफ्लो जनरली स्ट्रांग होता है। मतलब ये जो फर्स्ट एंड थर्ड होगा उसमें इतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में बोल रहे काफ़ी ही यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। साथ ही कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 करोड़ के चेंज को यहाँ पे स्कोप वर्क भी सिक्योर किया हुआ है इन्होंने। अगर हम यहाँ पे अब थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, TOT मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे कि TOT 20, TOT 21, TOT 22 का एक क्या नया सीन है, ये चीज़ हम समझते हैं इसका क्या नया सीन है यहाँ पर। ये एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। जैसे कि NHAI ने
जो एनएचआई ने इन प्रोजेक्ट में इनिशियल कैपेक्स रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया इन्होंने। अगर आप एनएचआई को देखोगे तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कैपेक्स की रिक्वायरमेंट बताई है और उसको बढ़ा दिया है। मतलब क्या हो रहा है इसका कि कंपनी को डे 1 से टोल ऑपरेट करने के साथ एडिशनल रोड रिलेटेड कैपेक्स भी करना पड़ेगा और इससे प्रोजेक्ट में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आईआरबी के पास एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, इसलिए एडिशनल कैपेक्स उनके लिए मेजर हिंड्रेंस नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी चेक करके बिडिंग करेगी। मतलब वो जब भी प्रोजेक्ट लेने जाती है ना तो वहाँ पे वो वायबिलिटी देखती है, चेक करती है, तब वो बिडिंग करती है। ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट वो नहीं ले लेती, वो लोकेशंस देखेगी, क्वालिटी देखेगी, हर चीज़ को परखने के बाद उस चीज़ के लिए बिडिंग करने जाती है। अगर हम एनएचआई का बड़ा अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन देखें, इनका एनएचआई का बड़ा पाइपलाइन देखें कंपनी का, तो जैसे कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 4.4 लाख करोड़ का ओवरऑल पाइपलाइन है। क्या आपको समझ आया? 4.4 लाख करोड़ का पाइपलाइन है। मतलब इसमें अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 40,000 से लेके 50,000 करोड़ पर ईयर टीओटी अवार्ड्स एक्सपेक्टेड हैं। आईआरबी का फोकस प्राइमरली यहाँ पे टीओटी सिलेक्टिव बीओटी पर है और एचएएम और ईपीसी का कंपनी एग्रेसिवली ट्रैक नहीं कर रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टोल कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर आया तो उसका मतलब क्या? गाइडेंस मिल रही है। फ्यूचर आया तो दैट मीन्स कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ गाइडेंस मिलने की उम्मीद है। कौन देगा ये गाइडेंस आपको? ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट दे रही है। अभी जो भी बातें हो रही है वो सब मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? जैसे कि इन्होंने क्या बताया, अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कुछ यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। टोल कलेक्शन फ्यूचर में 15 to 20% ग्रो करेगा। मतलब एनालिस्ट ने यहाँ बेसिकली पूछा उनसे, किससे? मैनेजमेंट से, क्या कलेक्शन नेक्स्ट फ्यू ईयर में 15 to 20% CAGR दे सकता है? तो मैनेजमेंट डायरेक्टली 15 to 20% गाइडेंस नहीं दिए। उनका क्या पॉइंट है यहाँ पे? ट्रैफिक करेंटली स्ट्रांग है, डोमेस्टिक कंजप्शन स्ट्रांग है, टोल टैरिफ एनुअल बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। करंट ईयर टैरिफ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कितने? 2.5% था। अगर इन्फ्लेशन हायर रहता है, फ्यूचर ट्रैफिक हाई भी हायर हो सकता है। इसीलिए ट्रैफिक ग्रोथ, टोल एक्सेलरेशंस मिलाकर टोल रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 15 to 20% को मैनेजमेंट गाइडेंस समझकर एज्यूम नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने पूछा उससे कि क्या ये जो टोल वाला इनका बिजनेस है, वो जो टोल कलेक्शन वाला है सेगमेंट, क्या वो 15 से 20% से ग्रो करेगा फ्यूचर में? तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने कुछ ये जो पॉइंट है, जो नंबर्स है, उसको नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें बढ़ती हैं, ट्रैफिक बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर स्ट्रांग होंगे, तो आप देखो ये आपको ये चीज यहाँ पे पकड़नी है। ये चीज आपको यहाँ पे अगर ये सारी चीज होंगी तो ही ये नंबर्स बढ़ेंगे। इनका जो टोल वाला कलेक्शन है ये तभी बढ़ेगा अगर ये सारी चीजें बनी रही तो। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कलेक्शंस के जो मार्जिन्स हैं वो यहाँ पे गिर सकते हैं। ये सारी चीजें ना यहाँ पे तब इफेक्ट होगी। अब ये चीज आपको यहाँ पे पकड़ के चलनी है। अब आप ना इसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, जो अभी हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट ने कोई नंबर नहीं दिया है, उन्होंने बस बोला अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये चीजें यहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन से ONM एंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी की तरफ शिफ्ट, इनका जो शिफ्ट है उसके बारे में बात करें, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया। इन्होंने अपने सेगमेंट के बारे में जब बताया कि अब वो जो कंस्ट्रक्शन वाले का सेगमेंट है उसको ये एकदम वो पहले तो डिक्लाइन हो गया है, दूसरा वहाँ पे एग्रेसिवली काम भी अब नहीं कर रहे हैं। इनका जो काम है वो टोल, रोड, हाईवे इससे रिलेटेड अब रह गया। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव पॉइंट लगता है कॉन कॉल में कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक के बेसिस पर नेक्स्ट 2 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से लेके 4,300 करोड़ कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। आपने सुना, क्या मिला आपको? आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे आपको मिल रहा है गाइडेंस। ये गाइडेंस को आपको नहीं छोड़ना है, ये गाइडेंस को आपको पकड़ के रखना है। अब वापस हम एक बार रिपीट करते हैं क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक के बेसिस पर नेक्स्ट 2 ईयर में यानी 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली
4,000 से लेकर 4,300 करोड़ कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू होंगे। और यहाँ पे जो जनरेट हो सकता है ये, लेकिन ग्रेजुअली O&M कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 2 से लेके 3 साल में रेवेन्यू मिक्स अप्रॉक्सीमेटली 50-50 के आसपास आ सकता है। ये 50-50 के आसपास आ सकता है। कंस्ट्रक्शन 50%, O&M यहाँ पे 40 से लेके 50%। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट मिक्स क्वार्टर टू क्वार्टर चेंजेस भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सुनते रहिए कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। आपके सामने जो PPT है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा है मैनेजमेंट भी चीज़ों को बता रहा है। वो बोल रहा है ग्रोथ है, लेकिन कैसे, अगर ये चीज़ें सारी बनी रहेगी तो ग्रोथ भी यहाँ पर बने रहेंगे। अब ये जो शिफ्ट है, ये जो शिफ्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल ले लें, थोड़ा इसको सिंपल शब्दों में समझें। जो इनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो रेवेन्यू हाई हो सकता है, लेकिन मार्जिन कंपैरेटिवली यहाँ पे लो और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ रेवेन्यू वायलेट होता है। अगर यहाँ पे जो इनका O&M, BOT और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी वाला इनका जो सेगमेंट है वो रिकरिंग नेचर ज़्यादा है और मार्जिन जनरली बेटर है। इसलिए अगर कंपनी का मिक्स ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन डाउन हो रहा है और ये जो और सेगमेंट से अगर ऊपर जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट होने के बावजूद इनका EBITDA मार्जिन और कैश फ्लो क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा है? अब हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पे जो भी इन्होंने यहाँ पे बात की मार्जिन्स के बारे में, कंपनी जब यहाँ पे एनालिस्ट ने इनसे पूछा क्या ये जो इनका जो टोल कलेक्शन वाली चीज़ है, क्या ये आगे इस % से ग्रो करेगा? जब ये सारी बातें हुई तो अगर उस पर कुछ नंबर्स मिलते तो एक गाइडेंस मिल जाता कि हाँ, ये जो इनका सेगमेंट अभी इतना अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है, ये आगे भी चल के ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है या बेटर परफॉर्म करने वाला है। एक ना यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ दे दी, नंबर की जगह वहाँ पे थ्योरी दे दी कि अगर ये चीज़ हुआ तभी ये ग्रो होगा, अगर नहीं हुआ, अगर ये सारी चीज़ें एकदम ठंडी पड़ गई तो ये सेगमेंट ग्रो नहीं हो पाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा अभी तक इनकी बिजनेस में परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पे BOT का 90 से 90% EBITDA मार्जिन का यहाँ पे इंडिकेट करता है, जो इनका बिजनेस है BOT का वो 90% का यहाँ पे EBITDA मार्जिन इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे एनालिस्ट ने क्या पूछ लिया कि जो BOT सेगमेंट का EBITDA मार्जिन है 91% है, क्या फ्यूचर में भी यही रहेगा? तो मैनेजमेंट ने इसका एक पॉजिटिव ही आंसर दिया था यहाँ पे कि उन्होंने क्या कहा कि जो BOT मार्जिन है कभी कभी मेजर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर की वजह से फ्लैक्चुएट करता है, लेकिन जनरली ये जो BOT EBITDA मार्जिन है ये 90 से लेके 91% के आसपास कंटिन्यू रहने की पूरी एक्सपेक्टेशन है। ये बहुत हाई मार्जिन है क्योंकि BOT असेट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और रेवेन्यू मेनली यहाँ पे टोल कलेक्शन से ही आ रहा है। अब आप देखिए टोल कलेक्शन आपको अभी तक बहुत ज़ोरों से क्या सुनाई दिया? आपको क्या सुनाई दिया? आप बोलो ना, आपको जोर से क्या? टोल कलेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी का जो 94% मार्जिन भी यहाँ पे सस्टेनेबल है। ऐसा किसने पूछा? एनालिस्ट ने पूछा मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा कि यहाँ पे जो 90 से 94% का EBITDA मार्जिन रेंज है में ये जो है ये मेन ऑपरेट करता है, यही मेन मार्जिन ऑपरेट करता है। और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में भी मार्जिन सिमिलर ही रहने वाले हैं, ये ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएगी, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, आसपास ही रहेगा। मतलब जो ये RBA के बिजनेस मिक्स में BOT और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी के जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ना ओवरऑल प्रॉफिटेबल के लिए पॉजिटिव है। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और उसके लिए भी चीज़ें क्या है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बुरी नहीं है भाई, ये अच्छी है। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ये चीज़ें उनके लिए ही अच्छी है। ये चीज़ यहाँ पे इतना सब जो मैनेजमेंट ने बात किया एनालिस्ट से, यही सारी चीज़ें यहाँ पे अभी समझ में आ रही है कि इनका जो मेन बिजनेस है अब कैसे टोल के साइड जा रहा है। अब इसमें थोड़े रिस्क क्या हो सकते हैं आप बताइए? अब देखिए इतना सब जब हमने पढ़ा और मैनेजमेंट ने जो बोल रहे हैं और जो एनालिस्ट ने उनसे क्वेश्चंस किए रिसर्चर्स ने, तो उस पर जो उन्होंने आंसर किया उससे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी ना कि इनका सेगमेंट कौन सा अच्छा काम कर रहा है और सेगमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या रिस्क हो सकते हैं। चलिए थोड़ा रिस्क को देखते हैं। जैसे कि कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर न्यू ऑर्डर का रिस्क, अगर न्यू ऑर्डर नहीं मिले तो
और दूसरी बात, अभी तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल भी गई। Q1 में फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी ने कोई यहाँ पे मेजर न्यू ऑर्डर नहीं जीता। मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को माना कि NHAI की जो अवॉर्डिंग एक्टिविटी थी वो स्लो थी। अगर नए TOT BOT प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड पेस पर नहीं मिलता तो फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो सकती है, जो कि उन्होंने अपने कॉन कॉल में भी कहा है कि इनका जो Q1 है और जो 3 है वहाँ पे ये स्लो रहते हैं, लेकिन Q2 और 4 इनका सही चल रहा है। ऐसा इन्होंने कहा कि ये Q2 और 4 में अच्छे हमको प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये चीज़ मैनेजमेंट ने बोला है। लेकिन Q1 और Q2 के बारे में बात नहीं हुई। Q1 आपके आंखों के सामने कि कोई ऑर्डर नहीं मिला, Q2 अभी उसको तो उन्होंने वहाँ पे अवॉइड किया हुआ है। और दूसरा जो उनका TOT प्रोजेक्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट, जो अगर आप सोचो TOT प्रोजेक्ट मिलने के बाद कंपनी को डे 1 से टोल ऑपरेशन के साथ रिक्वायर्ड कैपेक्स भी करना पड़े और NHAI को अपफ्रंट पेमेंट देना पड़ सकता है। मतलब एक प्रोजेक्ट जीतने के लिए बहुत पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने खुद बताया कि कुछ BOT प्रोजेक्ट में कोई बीडर नहीं आया क्योंकि एक्सपेक्टेड टोल कलेक्शन की कंपैरिजन में प्रोजेक्ट वाइबल नहीं था। इसीलिए सिर्फ लार्ज प्रोजेक्ट पाइपलाइन होना इनफ नहीं है, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट भी है यहाँ पर। और अगर उनकी टोल कलेक्शन ग्रोथ फ्यूचर में अगर स्लो हो गई तो क्या होगा? जो एक टोल कलेक्शन में ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना कंपनी का कि टोल कलेक्शन अच्छा है, वहाँ से EBITDA मार्जिन्स भी बढ़ के आ रहे हैं, वहीं से ज़्यादा मुनाफा आ गया। अगर वही चीज़ वहाँ पे स्लो हो गई तो ये तो बहुत बड़ा डर बन जाएगा कंपनी के लिए कि अभी तो टोल कलेक्शन का 26% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है। सोचिए 26% से ग्रो हो रहा है इनका ये सेगमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस समय। लेकिन इस ग्रोथ को परमानेंटली मेंटेन करना गारंटीड नहीं है ना। ट्रैफिक ग्रोथ स्लो हुई या इकोनॉमिक एक्टिविटी वीक हुई तो यहाँ पे क्या होगा? टोल रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सीधा पड़ जाएगा इम्पैक्ट वहाँ पे। अगर यहाँ पे हम कुछ रिस्क है जैसे इंटरेस्ट रिस्क, डेट रिस्क के बारे में बात करें तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट डेट यूज़ करता है। अब रीफाइनेंसिंग से वो बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस हुई है जो पॉजिटिव है। लेकिन अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या रीफाइनेंसिंग फेवरेबल रेट पर नहीं हो पाती तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे साफ इनके ऊपर फाइनेंस स्ट्रेस आ सकता है कंपनी के ऊपर। और यहाँ अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू इनका जो डिक्लाइन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू इनका 20% से डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर। और लॉन्ग टर्म में कंपनी ONM BOT की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये भी हमने चीज़ स्टार्टिंग में देखा कि इनका सेगमेंट इस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो अपना रिजल्ट दे रहा है, जो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ट्रांजिशंस के पीरियड में रेवेन्यू ग्रोथ अनइवन भी यहाँ पे रह सकते हैं। अब गवर्नमेंट पे क्या है कि मालूम है आपको, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ये जो IRB का बिजनेस लार्जली NHAI और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ही कनेक्टेड है। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही ना? क्या गवर्नमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं? क्या चीज़ अभी तक आपको नहीं समझी कि अगर वहाँ से इनको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हो सकता है चीज़ें यहाँ पे स्लो हो जाए, कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाए। अब कंपनी का अगर टारगेट बहुत बड़ा है, मैनेजमेंट समझ लीजिए 1.4 लाख करोड़ असेट बेस बिल्ड करना चाहता है, इतने बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना, ट्रैफिक अजम्पशंस अचीव करना, कैपेक्स कंट्रोल करना और डेट मैनेज करना इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा वैल्यूएशंस रिस्क के बारे में बात करें, बिजनेस फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद अगर मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को स्टॉक प्राइस में फुल्ली प्राइस इन कर चुका है तो अर्निंग्स अच्छी आने के बाद भी स्टॉक प्राइस आपको करेक्ट होते हुए दिखेंगे, करेक्शंस आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा। अगर वो चीज़, ये सारी चीज़ें पहले प्राइस ने डिस्काउंट कर ली है ना, पहले उसने अपने बोलते हैं ना प्राइस इन कर लिया, डिस्काउंट नहीं सॉरी प्राइस इन कर लिया होगा तो चीज़ें फिर भले ही लोग अच्छा चीज़ यहाँ पे रिजल्ट लाए लेकिन प्राइस ऊपर जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पे तब मुश्किल हो जाएगा। अब हम थोड़ा चलते हैं इसके फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने इनके अभी तो थ्योरी देखी कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये ना प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होता है, इसको तो आपको ना बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। सब कुछ देखा नहीं आपने, हमें क्या क्या पता चल गया यहाँ से कंपनी के आ रहे हैं, अरे कंपनी कर क्या रही है इस समय, कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही है। उसने तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, उसने अपने सेगमेंट को चेंज कर दिया कि किस सेगमेंट से अब ज़्यादा पैसा आएगा, उसने अब डिसाइड कर दिया और उसको फोकस भी उसी सेगमेंट में करना है। वो भी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। ये सारी चीज़ों को ना बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगी। आइए थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। आप देख रहे हो इनका मार्केट कैपिटल इस समय 22,900 करोड़ का है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट कैपिटल ज़्यादा भी है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इनके नंबर्स ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, 1208 है।
समझ आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे इनके अर्निंग पर शेयर को देखो कितना है, 0.79। मतलब अर्निंग्स देख रहे हो, 1 रुपया नहीं कमा पा रही है। क्यों नहीं कमा पा रही है? पहले तो यहाँ पे आप देखोगे तो शेयर्स भी काफ़ी लिस्टेड हैं, इसकी वजह से भी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि मैथ है ना भाई, यहाँ पूरा कैलकुलेशन का पूरा वो चलता है सिलसिला। अर्निंग पर शेयर कितना है, 0.79, और स्टॉक भी अभी भी 23 पे है, करेंट प्राइस 19 है इनका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है आपको, क्या चीज़ें परेशान कर रही है कि कंपनी के अर्निंग्स ना काफ़ी कम है, कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी कम है, और स्टॉक भी 23 पे है इस समय, क्योंकि बता रहा है अभी भी हमें कि मतलब अभी भी ना इसको ज़्यादा रिवॉर्ड ही कर रहा है मार्केट, मतलब जितना ये कमा रहा है ना उससे ज़्यादा मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। और अगर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो मतलब इनकी जो रेशियोज़ है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं कि यहाँ पे 20%, 23%, नहीं, वैसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। इनकी सेल्स ग्रोथ भी आपको गिरी हुई दिखेगी, क्या दिख नहीं रही आपको उनकी सेल्स ग्रोथ? इनकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, क्योंकि चिंताजनक बात तो है। आपको ना इस सारी चीज़ों को अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है, इन चीज़ों को सोच समझ के आपको हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करना है। ये नहीं कि एक चीज़ देखे मैनेजमेंट ने बोल दिया तो अब खरीदने चले जाओ, नहीं, चीज़ों को समझो, एक दूसरे से लिंक करो, तब आप अपनी बाइंग के बारे में सोचो, ठीक है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें, इनके मार्जिन्स के बारे में तो बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके मार्जिन्स तो अच्छे दिख रहे हैं, आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में बात किया। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम सेल्स के बारे में बात करें, यानी कि रेवेन्यू जो कि फ्लैट है, आपको देखने को तो देख के समझ में आ रहा है। और ये चीज़ें इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट क्यों पड़ा, इतनी चीज़ें बढ़ी क्यों, ये भी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। वहाँ पे सेगमेंट में जो चीज़ें हो रही थी टोल वगैरह कलेक्शन के, जिसके कारणवश यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी बन के आ रही है, अब सुंदर बन गई है काफ़ी ज़्यादा, है ना। ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर हम यहाँ पे आए, इनकी इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं कंपनी के, तो देखिए यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है ना कंपनी का, इनकी जो रेवेन्यूज़ है वो आपको फ्लैट ही दिखेंगे। देख रहे हो ना आप कैसे फ्लैट है एकदम, मतलब स्टैगनेंट से हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इनके इसमें सेल्स में। और इनके जो डिपेंडेंसी है वो भी गवर्नमेंट पे ज़्यादा है, एनएचआई पे ज़्यादा है, ये भी चीज़ें हमने देखी। अगर एक चीज़ को आप लिंक करो यहाँ पे, लेकिन इनके मार्जिन्स देख रहे हो ना, प्रॉफिट कंपनी अच्छी कमा रही है। देख रहे हो हर बार इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ के ही आ रहा है, बढ़ चढ़ के ही निकाल रही है, कम तो नहीं है। अगर हम इनके बॉटम लाइंस को देखें तो यहाँ पे 850 करोड़ है इस साल का, 2026 का। और अगर हम कैश में चल के कंपनी कैश को देखें तो कंपनी कैश भी अच्छा जनरेट कर रही है इस समय। ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं कंपनी में, ये बात नहीं है कि कंपनी के पास अच्छी नहीं है, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। ये भी चीज़ आप देख रहे हो, 19,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और रिजर्व्स भी है कंपनी के पास अच्छा खासा, 20,000 करोड़ का कंपनी के पास क्या है, रिजर्व है। ये भी चीज़ यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं कंपनी के पास। अभी हाल ही में लगता है इन्होंने कुछ सेल किया होगा इंटेंजिबल असेट्स वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे फिक्स असेट कम लग रहा है। अब रेशियोज़ भी इनके ठीक लग रहे हैं, देखो अच्छी, तो आप देख रहे हो ना, कुछ भी ऐसे मतलब बुरा नहीं लग रहा है। बस हाँ, यहाँ पे चीज़ें हैं, ये जो रिटर्न कम मिल रहा है यहाँ पे। अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 4% का है सिर्फ, मतलब रिटर्न की यहाँ पे कमी है। ये चीज़ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है हमको। अगर हम यहाँ पे 10 ईयर में देखें कितना रिटर्न मिल रहा है, आओ देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो 10 ईयर में मात्र 7% का है, 5 ईयर में 5%, 3 ईयर में 5%, और यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तो 4% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ था इसने। तो ये चीज़ें तो इम्प्रेस नहीं करेगी किसी को अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स होल्डिंग में देखते हैं क्या हो रहा है। इन्वेस्टर्स होल्डिंग में चीज़ें आप देख सकते हो क्या हो रहा है। अगर हम इसको ईयरली देख लेते हैं, डायरेक्टली ईयरली ओपन करते हैं, क्वार्टरली को थोड़ा साइड करते हैं। अब नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर देखो, 15,25,882 लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मतलब ये कौन है, ये कोई मतलब बोलते हैं ना लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतने नहीं है, ये तो यहाँ पे रिटेलर्स आ चुके हैं। ये शेयर अब घर घर बट चुका है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो स्टॉक है ये घर घर बट चुका है। ये चीज़ें मिल गई आपको क्लियरिटी। और 15% में 15 लाख, मतलब देख रहे हो। और एक टाइम पे तो और थे, 17 लाख थे 2025 में, मार्च 2025 में 17 लाख थे। ये तो 2 लाख अब कम हुए हैं। अब धीरे धीरे रिटेलर्स आपको यहाँ से निकलते हुए भी दिख रहे होंगे, ये चीज़ भी आप नोटिस करिए, रिटेलर्स यहाँ धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब यहाँ पे रिटेलर्स भी निकल रहे हैं, और प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखोगे ना
तो प्रमोटर्स भी निकल रहे। एक टाइम था 2017 में 57% की होल्डिंग थी, अगर आप आज देखिए जून 2026 में तो 30% की होल्डिंग रह गई। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई हुई है, अच्छी खासी। यहाँ पे 27% की होल्डिंग अप्रॉक्स इन्होंने अपनी होल्डिंग घटा दी है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग। अगर हम इसको क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली अगर लास्ट टाइम देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे 2024 में सेल किया था जून में, यहाँ पे 30% की होल्डिंग थी बस इनके पास, और अभी तक इन्होंने अपनी वही चीज़ को मेंटेन कर रखा हुआ है, नहीं घटा रहे अभी होल्डिंग। लेकिन नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर हैं, आप देखो कहाँ से घटाना इन्होंने स्टार्ट किया। ये देखो यहाँ पे मार्च 2025 में 17,25,000 लोग थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है रिटेलर्स ने, ये रिटेलर्स घटा रहे, लाख होल्डिंग घट रही है यहाँ पे, अब वो निकलना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उतना ही है। मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे को ही सेल कर रहे होंगे ना, यहाँ पे रिटेलर्स इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे चार्ट को अगर आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे, ये रहा इनका चार्ट, ये देखो दिख रहा है आपको। ये कब हुआ था आप बताइए। अभी हमने क्या बात की कि प्रमोटर्स कब निकले थे, ये लाइफ टाइम हाई ना शेयर का, देखो शेयर का लाइफ टाइम हाई, प्रमोटर्स निकल गए, प्रमोटर्स यहाँ पे निकल गए थे। अब इस चीज़ को क्या इग्नोर कर देना चाहिए आपको? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको ना, हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक करना चाहिए। अगर आप यही सोच लीजिए कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट ये चीज़ कर रही है काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, काफ़ी अच्छी भी लग रही है, ये हर क्वार्टर में एक अच्छा ही रिजल्ट ला रहे हैं। अगर हम इसको क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली तो अच्छा कर जा रहे हैं ना, ये बुरा तो कर नहीं। लेकिन इनके ना एक चीज़ है, इनके अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं है, इनके अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं है। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ कि मतलब ठीक है, लेकिन अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर देखो यहाँ बढ़े थे 2024 के दिसंबर में, देखो कितना फास्ट बढ़ा था। ये क्यों बढ़ा था, अब ये बताना, ये क्यों बढ़ा था आप बताओ क्या? अब देखो क्या होता है ना, हर एक चीज़ को आपको इसलिए बोलते हैं कि डीपली पढ़ो, स्टडी करो, फिर एक दूसरे से लिंक करो। अब यहाँ पे ना सब तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, अर्निंग पर शेयर जिस तरह से एकदम मतलब एक रुपया भी नहीं कमा रहे ऐसा लग रहा है देख के, मतलब इतनी गंदी कंडीशन लग रही है। भले यहाँ पे इसके मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अर्निंग पर शेयर तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्यों हुआ मालूम है आपको? ये देखो अदर इनकम के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालिए, ये मात्र अदर इनकम की वजह से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, बस उसके वजह से, और किसी की वजह से। अदर इनकम की वजह से नीचे ये चीज़ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हुई है। तो ये एक जो है ना, आपको ना इसको बस एक वन टाइम सोच के, यानी टेम्पररी सोच के छोड़ना होगा। क्योंकि ये अगर यही चीज़ अगर कोर बिजनेस से आती ना, तो यहाँ पे ये चीज़ जगमगा जाती, फिर शेयर प्राइस को नीचे लाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पे देखिए बोल रहे थे हम कि जून में इन्होंने सेल कर दिया था। अभी जून क्या, मार्च का क्या, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीनों में इन्होंने सेल किया है। 3 महीने में अगर आप लाइफ टाइम हाई देखोगे तब जून में ही बना हुआ है ये, जून में, और उसके बाद ये नीचे आ गए। देखो यहाँ पे जून में बना, उसके बाद प्राइस नीचे, क्योंकि इन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग कर दी, जिस वजह से प्राइस नीचे आ गई और ऊपर नहीं जा रही है। प्रमोटर के सेलिंग बाद ये ऊपर नहीं गई है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे साइडवेज में है इस समय। देखो यहाँ पे एक सेकेंड ना, ये देखो ये साइडवेज में, और ये देखो ये लाइन भी ब्रेक कर रही है। अगर इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया तो ये देख रहे हो आप, ये चीज़ देख रहे हो। अगर इसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे 34.44 मिलियन का है और इसका 25 का है। तो ये आज का जो ये वीक है, ये वीक का ये कैंडल है और आज ये क्लोज हो जाएगा। अगर इसकी भी ज़्यादा वॉल्यूम से इसने इसको ब्रेक कर दिया तो मतलब प्राइस क्या नीचे जाने के लिए और तैयार है, इतने अच्छे रिजल्ट के बाद भी। इसलिए हम बोलते हैं ना, फंडामेंटल और टेक्निकल को जोड़ने की कोशिश करो। अभी फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी तो चार्ट को चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहिए ना। ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक फिर हम क्यों खरीदेंगे? टेक्निकली भी तो बोलो, हाँ मुझे खरीदो आप। टेक्निकली जब तक यहाँ पे बुलिश ट्रेंड फॉर्म नहीं होगा, बुलिश ट्रेंड जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा विथ यहाँ पे हाई वॉल्यूम और एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तक हम इसमें बाइंग क्यों करने के बारे में सोचेंगे? आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा। काफ़ी सारे रेसिस्टेंस है ना, आपने देखा ना यहाँ पे कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं भाई साहब, देख रहे हो कितने लोग फंसे हैं। अब थोड़ा ही प्राइस ऊपर जाएगा, जिसका प्राइस है वो निकल जाएगा। क्या सोचेगा अगर कल को फिर गिर गया, मैं वापस इसमें लॉस में फंस गया तो? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाता है, फंस गया तो, इसलिए वो निकल जाते हैं, वो ना ऐसे टाइम पे निकल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि टेक्निकल थोड़ा सीखें आप,
चार्ट को रीड करना सीखिए। चार्ट आपको बताएंगे ना कि आपको कब एंट्री लेनी। फंडामेंटल्स ने क्या बताया कि कंपनी इस समय अच्छा परफॉर्म करे। इस समय आप ना इस चीज़ को पकड़िए, जब कोई आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता है ना, अगर आपको बताता है फाइनेंशियली ये है, तो वो अभी का आपको बता रहा है ना, पिछला भी लिया और अब का लिया, कि पहले अगर वो पहले से गंदा परफॉर्म अभी तक करे तो यही बोलेंगे ना कि अभी तक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन कल को अगर मैनेजमेंट चेंज होता है, मैनेजमेंट कुछ अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस करता है, फंडामेंटल्स ही पूरे चेंज हो गए। समझ रहे हो, ये भी तो एक सिचुएशन है। तो अभी तक तो इसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, लेकिन आगे हो सकते अगर ये चीज़ें होती हैं तो। जैसे मैनेजमेंट ने भी ये ऐसी सेम बताया ना, जब एनालिस्ट ने पूछा क्या इनका जो टोल कलेक्शन है वो यहाँ से 15 से 20% बढ़ेगा, ऐसी इतनी बड़ी ग्रोथ देगा, तो उन्होंने कहा अगर यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशंस रहेंगे और चीज़ें रहेंगी जैसे उन्होंने बताया था, अगर वो सारी चीज़ें हुई तो क्या होगा, अब बताओ तो क्या होगा, तब जाके ये इतने % से ग्रो कर सकता है, मतलब ग्रो कर सकेगा। उन्होंने तो भी कोई नंबर्स नहीं दिए हुए हैं वहाँ पे। तो यही है, ऐसी होता है, आपको ना हर चीज़ को पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, एक दूसरे से सारी चीज़ों को लिंक करना होगा। अब बताइए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, क्या चार्ट लिंक कर पा रहा है आपके फंडामेंटल से? यहाँ पे क्या सेम पिक्चर वो यहाँ पे दिखा पा रहा है? नहीं दिखा पा रहा है। हो सकता है इसने प्राइस इन कर चुका हो यहीं पे, हो सकता है ना। ये चीज़ें सारी जो स्टोरी थी सब कुछ यहाँ खत्म हो गई है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आपके सामने दिख रहा है ना, अब यही डिसाइड करेगा। जब तक ट्रेंड न चेंज हो तब तक इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब ऐसा नहीं कि प्राइस गिर रहा है मौका है हम खरीद ले, नहीं, वेट करो, वेट करना सीखो, पेशेंस रखो। आप पेशेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। पेशेंस रहेगा ना, आप कभी भी कुछ चीज़ खराब नहीं कर पाओगे। इसको भी थोड़ा काम करने दो, चार्ट को भी काम करने दो, इसको भी थोड़ा अप ट्रेंड में जाने दो, तब बनाइएगा ना पोजीशन। आपको कौन रोक रहा है? पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। स्टॉप लॉस के साथ अगर अपनी छेड़खानी की तो आप अपने पैसों के साथ छेड़खानी करो, इतना आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।